आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की एकदम बुनियाद है, परिसीमन। सुनने में शायद ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है। असल में ये तय करता है कि हमारे वोट की ताकत कितनी होगी और हमारा प्रतिनिधि कौन बनेगा। तो ये सवाल कभी दिमाग में आया है कि एक वोट की असली पावर, उसकी ताकत तय कैसे होती है? क्या सच में हम सबके वोट का वजन एक बराबर है? सुनने में तो ये बात बड़ी सीधी लगती है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? एक नक्शे पर खींची गई लाइन से। जी हाँ, यही लाइनें हमारे चुनावी क्षेत्र बनाती हैं और यहीं से शुरू होती है कहानी परिसीमन की, जो डेमोक्रेसी के सबसे जरूरी कामों में से एक है। तो इस पूरी बात को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आखिर ये परिसीमन है क्या भला? फिर उस पावरफुल कमीशन की बात करेंगे जो ये काम करता है। उसके बाद समझेंगे कि संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है, और आखिर में उस बड़ी बहस पर आएंगे जो आजकल जनसंख्या को लेकर चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये परिसीमन या डीलिमिटेशन है क्या? आइए चुनावी सीमाओं की एकदम बेसिक बातें समझते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए चुनावी एरिया की बाउंड्री तय करना या उन्हें फिर से बदलना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे इलेक्शन मैप को अपडेट करने जैसा है। पर सवाल उठता है, भाई इसकी जरूरत ही क्या है? देखिए, इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली, ये पक्का करना कि बराबर आबादी वाले ग्रुप्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिले। दूसरी, जो ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनका बंटवारा ठीक से हो। और सबसे जरूरी, 1 पर्सन 1 वोट का जो हमारा सिद्धांत है वो मजबूत बना रहे। मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक के वोट की कीमत दूसरे से बहुत ज्यादा या कम हो जाए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये इतनी जरूरी बाउंड्रीज खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? ये काम एक बहुत ही ताकतवर संस्था को दिया गया है, जिसे हम परिसीमन आयोग या डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इस कमीशन की बनावट ही बताती है कि ये काम कितना सीरियस है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो इसके हेड होते हैं, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस राज्य में ये प्रक्रिया चल रही है वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और इस बेहद जरूरी कमीशन के मेंबर्स को कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नेशनल लेवल का कितना अहम काम है। अच्छा, अब एक मजेदार लेकिन बहुत जरूरी सवाल, क्या ये कहना सही होगा कि परिसीमन आयोग के फैसलों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जरा सोचिए इस बारे में। तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही एक चीज है जो इस कमीशन को इतना ज्यादा पावरफुल बनाती है। देखिए, परिसीमन आयोग के जो भी आदेश होते हैं वो अपने आप में कानून होते हैं। उन्हें किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी कानूनी दांवपेच लगाकर इलेक्शन को लटका न दे। मतलब एक बार प्रक्रिया पूरी हुई तो फैसला फाइनल है। यहाँ पर सरकार और कमीशन के काम का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सरकार संसद में सीटों की टोटल संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी और उन सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ कमीशन ही करता है। और सबसे जरूरी बात, ये कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मतलब सरकार या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर दबाव नहीं डाल सकती, ताकि पूरी प्रोसेस बिना किसी भेदभाव के हो। चलिए अब ये देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है। अब हम समझेंगे इसका लीगल बेसिस, यानी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लूप्रिंट। तो इस पूरे काम की नींव हमारे संविधान में ही रखी गई है, और वो है आर्टिकल 82। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि देश में हर जनगणना यानी सेंसस के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से एडजस्ट किया जाएगा। मकसद ये है कि जैसे जैसे देश की आबादी बदले, हमारा चुनावी नक्शा भी उसी के हिसाब से अपडेट होता रहे। आज़ादी के बाद से अब तक इंडिया में 4 बार परिसीमन आयोग बने हैं, 1952, 1963, 1973 और सबसे लेटेस्ट 2002 में। हर कमीशन ने अपने समय की जनगणना के हिसाब से चुनावी नक्शे को एक नया रूप दिया। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और आज के सबसे बड़े विवाद पर आते हैं, जनसंख्या पर बड़ी बहस, जो सीधे सीधे निष्पक्षता यानी फेयरनेस के सवाल से जुड़ी है।
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य का ये बयान इस पूरी बहस का निचोड़ है। हुआ यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारत के अलग-अलग राज्यों की आबादी अलग-अलग रफ्तार से बढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ आबादी ही सीटें बांटने का आधार हो, और अगर हो भी तो कौन सी जनगणना को बेस माना जाए। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या पुरानी जनगणना के डेटा पर ही टिके रहना ठीक है, या फिर नई जनगणना के हिसाब से सीटें बांटनी चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो जिन राज्यों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया है उनकी सीटें घट सकती हैं और दूसरों की बढ़ सकती हैं। इससे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल विवाद खड़ा होने का डर है। तो आज हमने जो भी बात की उसे फटाफट समराइज करते हैं। पहली बात, परिसीमन चुनावी नक्शे को अपडेट करने की प्रक्रिया है ताकि रिप्रेजेंटेशन फेयर हो। दूसरी, ये काम एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट कमीशन करता है जिसके फैसले फाइनल होते हैं। तीसरी, ये एक संवैधानिक जरूरत है जो सेंसस से जुड़ी है। और चौथी और सबसे अहम बात, आज की सबसे बड़ी बहस यही है कि अगले परिसीमन के लिए कौन सी जनगणना के डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे भारत की आबादी और डेमोग्राफी बदल रही है, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और राज्यों के बीच फेयरनेस का सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे लोकतंत्र का आने वाला कल तय करेगा।